ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं क्या बेसिक केमिस्ट्री का, थोड़ा बेसिक जो आपने पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखिए कि हम पहले जानते हैं केमिस्ट्री में मेटल। तो मेटल आपको पता होगा क्या होगा। मेटल सिंपली क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। तो दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। तो ये दो यहाँ पे डेटा है, इसी को सेंटेंस में लिखा हुआ है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड व्हाट, मेटल। ये आपका मेटल है, तो ये आपको मेटल पता ही होगा। अब मेटल जो होता है वो उसका स्टेट होता है, स्टेट मीन्स तीन ही स्टेट होते हैं, आपको पता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड में आपको पता होगा कि आपका डेफिनेट शेप और साइज होता है। लिक्विड में आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका डेफिनेट होता है मगर साइज डिफरेंट होता है। और इसी तरीके से मैं गैस में कहूँ तो गैस में दोनों ही नहीं होते हैं, ना वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता और ना ही उसका साइज होता है। तो आपको एग्जांपल पता ही होगा, पता है कि नहीं। देखो, अब जैसे आपने सॉलिड का कोई भी एग्जांपल लिया, ठीक है, लेट्स से कि आपने चेयर का एग्जांपल लिया, वो सॉलिड मटेरियल है ना। तो सॉलिड मटेरियल, अच्छा ये भी तो बात बताएंगे, उसका क्या डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। उसका शेप जो है आपका, जब तक वो टूटेगा नहीं, जब तक वो चेंज नहीं होगा, उसका शेप जो भी सॉलिड होता है उसका शेप चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप देखोगे लिक्विड से जान लो कि देखो, मान लो 4 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है ना। अब इस 4 लीटर पानी को आप किसी बॉटल में करते हो तो देखो उसका शेप चेंज हो गया लिक्विड का, है कि नहीं। और इसी को आप डालो 20 लीटर के उसमें, वहां पे उसका शेप चेंज हो गया लिक्विड का। तो आपको पता चल रहा है कि शेप क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की कितना अमाउंट है। तो अमाउंट डेफिनेट और रहता है इसमें सॉलिड में, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम रहता है मगर साइज नहीं रहता। ठीक है, इसी वजह से गैस, गैस देखते हो गैस के पार्टिकल्स कितने दूर रहते हैं, ना ही उसका भाई शेप का पता है ना ही उसके साइज का पता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस का ट्रांजिशन, है ना। तो ये वाले जो ये आपके चेंज वाले हैं, देखो सॉलिड से अगर हम हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता है, देखो जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम सिंपली क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, है ना। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से लिक्विड से अगर सॉलिड में जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन रहा है ना। तो ये प्रोसेस बस थोड़ी थोड़ी आपको दिमाग में याद रखनी है, इसलिए मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब लिक्विड से देखो हीट करते हैं तो गैस में जाता है ना। और फिर गैस से वापस करते हैं लिक्विड में आता है। ठीक है, तो देखो लिक्विड से हीट करा गैस में गया तो क्या बन गया, वेपर। तो ये वेपराइजेशन हो गया, है ना। और अगर गैस से इसमें गए तो ये हो गया कंडेंसेशन। तो ये कुछ प्रोसेस है, आपको 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, अब सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में जाते हैं या फिर गैस से इसमें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस किसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सब्लिमेशन। तो बस कुछ नहीं करना होता है, सॉलिड से जो गैस में कन्वर्जन होता है या गैस से सॉलिड में, वही होता है आपका सब्लिमेशन। ठीक है, और ये सॉलिड से इससे गया तो ये फ्यूजन हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, बस कन्वर्जन याद रखना है कि कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में चला गया। ठीक है, स्टेट मतलब आपका राज्य वाला नहीं, स्टेट मतलब कि मैटर का कौन सा स्टेट है, सॉलिड लिक्विड या गैस। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले पे। तो देखो भाई दूसरे वाले में क्या है, आपका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के मैटर को हमने क्लासिफाई किया है। एक होता है आपका क्लासिफाई किस दो बेसिस पे आपका, एक है मिक्सचर, ठीक है, एक है मिक्सचर आपका, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पर प्योर। ठीक है, अब मिक्सचर में आपके दो चीजें होती है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। सिंपली आपको होमोजेनियस में ऐसा याद रखना है कि ऐसे मिक्सचर जिसमें जो भी पार्टिकल्स उस मिक्सचर के अंदर होंगे ऐसे घुल जाएंगे कि पता ही नहीं लगेगा कि इसमें कुछ मिला है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मिक्सचर। तो इसमें निकल लिखा है कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, है ना। तो कहने का मतलब इसमें जो पार्टिकल्स या जो भी कह लो उसमें सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर रहेंगे, वो ऐसे घुल मिल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें 4 चीजें हैं, 5 चीजें मिक्स हुई है। मिक्स तो यही होता है ना कि 2-3 चीजें या 4-5 चीजें मिला दी है ना। तो उसी को कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, इसलिए मैंने मिक्सचर बताया नहीं। ठीक है, तो मिक्सचर की डेफिनेशन नहीं बताई, समझ गए मिक्सचर क्या होता है।
अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये होता है कि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, सिंपली इतना याद रखना है। इसका अपोजिट कि इसमें पार्टिकल साफ साफ दिख जाएंगे जो भी पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल लोगे कि कोई भी मिक्सचर ले लो, जैसे कि आप चावल में देखते हो पत्थर मिल जाते हैं, है ना, या फिर कह लो कि आप शुगर लो और दूसरी तरफ उसमें मिट्टी मिट्टी मिल जाए, ठीक है, या फिर कह लो शुगर और सॉल्ट को मिक्स करो तो आपको पता चल जाएगा भाई ये सॉल्ट है शुगर है, ठीक है। ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स होते हैं, चाय पत्ती भी छानते हो तो उसमें देखो चाय निकल जाती है। तो ये सारे एग्जांपल है हेट्रोजीनियस के, ठीक है। आप समझ गए होंगे होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसके बेसिस पे भी आपका नॉलेज कॉम्पिटिटिव में पूछ लेते हैं कि होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सी होती है, ठीक है। सेकेंड चीज होती है आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स में आपका सिंपली इतना याद रखना है कि जो सिंगल आइटम का बना है, सिंगल आइटम मीन्स सिंपली वो एलिमेंट ही होता है, ठीक है, सिंगल आइटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिंपली आपको एक तरह से एलिमेंट ही याद रखना है, जैसे मेटल नॉन मेटल सिंपली आपने पढ़ा होगा, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सिंपल जो सिंगल आइटम होगा, ठीक है, सिंगल आइटम दैट इज कॉल्ड व्हाट, आपका एलिमेंट। और कंपाउंड में जब मिक्स हो जाते हैं, यही एलिमेंट मिक्स होके क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। तो वो आपके कंपाउंड, जैसे वाटर हो गया H2O या फिर CO2, या इसी तरीके से एमाइन हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब अब इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, ये क्या आपका सोडियम, ये क्या पोटेशियम, ये कॉपर, कैल्शियम, ये H2O, CO2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा देख के याद रहे, ठीक है। तो ये इसमें जानो क्या है इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो इसमें आप देखो देखो मैंने आपको बताया था ना, बताया था पिछली बारी में, सॉलिड लिक्विड गैस ये कन्वर्ट हो रहा है, ये आपके स्टेट्स है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो फिजिकल और केमिकल, ये आपके प्रॉपर्टीज होते हैं कि फिजिकल में देखें ये केमिकल में। तो मैटर को देखेंगे तो देखो अगर उसका जो कलर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो दिख रहा है आपको प्रेजेंटली, तो वो आपका फिजिकल में आ गया। या ऑडियो मतलब कोई स्मेल उसकी, ठीक है। या मेल्टिंग पॉइंट कह लो, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि वो कितने टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाएगा, सॉरी फ्रीज नहीं, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, कब से वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब जो लिक्विड स्टेट से वो वेपर फॉर्म में जाने लग जाएगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और फिर डेंसिटी तो आपको पता ही है, डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपके कुछ फिजिकल एक्सपेक्ट है मैटर के, थ्रू विच वी नो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पता ही है केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन जैसे कि उसमें क्या कॉम्पोजिशन है कंपाउंड्स का, जैसे कि आपने ये H2O लिया तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ये ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इसमें देख रहे हो ये 2:1 वाली बात बन रही है, आपने कॉम्पोजिशन, यही होता है कॉम्पोजिशन की कितने, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट कितने उसमें प्रेजेंट है, सिंपल। फिर आपको पता चलता है केमिकल में एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये आपको केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू ही पता चलता है। और बाकी तो आपको पता ही है फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में जैसे कि आपका किसी चीज का टेम्परेचर और ये सब चेंज होना, मगर केमिकल चेंज होना दैट मीन्स कि जो भी वो मैटर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाना, ठीक है। जैसे कि आप फूड खाना खाते हो, ठीक है, उसका पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो ये आपका केमिकल चेंज आपको पता है, ठीक है। और सिंपली आप फिजिकल में तो आप इतना ही पता है आपको, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ऑनली डिस्कस करेंगे, ये आपका फिजिकल और फिजिकल वाला थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में काफी अच्छे से होगा कवर, ठीक है। और केमिकल का तो पता ही आपको, रिएक्शन ही रिएक्शन करनी है केमिस्ट्री में। अब आगे देखो मेजरमेंट में आपका कुछ देखो, मेजर करना है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एक यूनिट होनी चाहिए, कि ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इन्होंने कहा कि जो सब लोग मान सके, बस सिंपली सी बात यही है। तो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए इन्होंने क्या करा, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि कुछ फिक्स कर लिए, जैसे कि लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, और मास हो गया, ठीक, क्योंकि इनको बार बार जरूरत पड़ती थी, ठीक है, केमिस्ट्री में या वैसे भी जरूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी मीन्स कि जो भी जहां से लाइट आ रही है उसकी कितनी इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये मोल, ये आपका मोल है, तो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, सिंबल इसका एन है, मोल का याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके ऐसा यूनिट देख लो भाई, आपको पता है लेंथ को मीटर में करते हैं तो 100 टाइम, ठीक है, पता ही आपको मास का केजी है, ठीक है, टाइम का याद रखना, सिंबल छोटा टी होता है, टेम्परेचर का बड़ा टी होता है, ठीक है, ये मत कर देना गलती। अब टाइम का देखो सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, तो ए लिख दिया, फिर केल्विन हो गया आपको पता है, और फिर इसका कैंडला होता है, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म है, अब ये मोल होता है, ये आपकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन करने में एंड में लिखनी होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में एक चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन द सेंस कि आपका जितना यूज होता है स्कूल लेवल पे होता है इतना आपका यूज, ये नैनो से लेकर माइक्रो मिली, ठीक है, और ये किलो और मेगा तक बस, ठीक है, हेक्टर डेका भी यूज नहीं होता। बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कराया है वो थोड़ा बहुत अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, जैसे कि रेलवे या फिर ऐसे एग्जाम जो ग्रुप डी के होते हैं या फिर इसी लेवल के, उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछने का मतलब सिंपली ये होता है, आपको पता है भाई 1 मीटर है ना, तो आपका 1 मीटर को डेसीमीटर में लिखते हैं तो वो 10⁻⁻1 होती है। 10⁻⁻1 मतलब कि 1/10 है ना, और इसी को अगर मैं पावर में लिखूंगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। अगर 1/100 है तो उसको 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये होता है 10⁻2, अभी ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी वे से आपको बस इतना याद रखना है कि देखो डेसी के लिए 10⁻1, सेंटी के लिए -2, फिर मिली के लिए 10⁻3, माइक्रो काफी यूज होता है, ये ध्यान रखना स्कूल लेवल पे, तो 10⁻6 होता है, और इसका सिंबल ये इतना सा याद रखना, और मिली भी यूज होता है 10⁻3, ठीक है, और फिर आपका नैनो के लिए -9, ठीक है, पिको के लिए -12, और फेम्टो के लिए -15, और एटो के लिए -18। तो इसी तरीके से आपको याद रखना, किलो के लिए तो पता ही 10⁻3, और मेगा के लिए 10⁻6, गीगा के लिए 10⁻9, और टेरा के लिए 12, और पेटा के लिए 15। तो आप टेरा गीगा जीबी आप देखते ही हो, तो वही है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो, बस इसको याद करने के लिए, ठीक है। आपको इतना याद रखना, माइक्रो मिली सेंटी वाला हो गया, और ये किलो और मेगा, बस मेनली इतना ही पार्ट याद होता है स्कूल लेवल पे। बाकी अगर कॉम्पिटिटिव के लिए करना है तो आप ये सारे याद रख सकते हो पावर्स, ठीक है। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें इसमें देख लेते हैं, जैसे कि आपको मास पता है भाई, मास को मैंने बता दिया था, मास आपका वेट होता है, तो वो उसको केजी में कन्वर्ट, केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम आप देखोगे तो इसमें लीटर रहता है, तो आपको पता ही भाई 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, या तो इसको हम मीटर क्यूब में देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसी को डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास आपका क्या होता है भाई, केजी में होता है, और ये मीटर क्यूब। तो इससे आपको ऐसा यूनिट भी पता चल रही है कि भाई डेंसिटी की क्या है, केजी मीटर, और ये हो जाएगा पावर -3, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल रहा है डेंसिटी, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आप कहोगे तो टेम्परेचर भी है भाई, टेम्परेचर आपको पता है किसमें देखा जाता है, केल्विन में देखा जाता है। आपको पता है भाई 273 प्लस सी कर देते हैं, तब वो आपका जो सेल्सियस है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और फॉर्मूला आपको पता ही है, F = 9/5 C + 32, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला होते हैं, तो इसके थ्रू आप निकालते हो, जैसे फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है, फ़ारेनहाइट सॉरी फ़ारेनहाइट में आंसर लाना तो सेल्सियस के थ्रू आप निकाल सकते हो, सेल्सियस के थ्रू फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, और आपको केल्विन में चाहिए तो सेल्सियस 273 प्लस कर देते हो, ठीक है। तो ये आपको मेथड पता है भाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है। तो अब अगले पढ़ते हैं, अगला पढ़ेंगे हम इसमें साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये आपका 11th का पार्ट आया स्टार्ट, ये तो आपका बेसिक था यहाँ तक। भाई साइंटिफिक नोटेशन में आप देख रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एडिशन कर दिया, है ना। आपको बताया नहीं भाई साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ना। तो अब देखो भाई साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं होता, एंड में आंसर देखो, सबके आंसर देखो क्या आ रहा है, जो भी एक पॉइंट में नंबर आ रहा है एक, है ना, मतलब कि जब भी आपका आंसर कुछ पॉइंट में आए तब साइंटिफिक नोटेशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स से कि ये नंबर है आपका 4862, यहाँ पे पॉइंट है ना, और 10 की पावर है 4,
ये आंसर आ गया आपका कैलकुलेशन करने के बाद। तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे इस आंसर को 4.867 और 10 की पावर क्या हो जाएगी भाई? पावर आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब देखो ये कैसे होगा। सिंपली बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है आपका जो भी फर्स्ट डिजिट होगा लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद पॉइंट लगाना है, भले ही आपका कोई भी आंसर हो। वेदर आपका ये आंसर आ जाए, ठीक है, 10 की पावर 6, तब आप यहाँ से पॉइंट हटाकर शिफ्ट करके यहाँ लगाओगे तो 2 पॉइंट गए। ठीक है, तो 2.0 और ये 10 की पावर 4 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप, मेरे कहने का मतलब सिंपली इतना है कि आपको फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाना है और 10 की पावर में लिख देना है। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसके कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि पावर कैसे होगा। तो देखो इसका सिंपल सा रीजन है, ठीक है, कि अगर आप लेफ्ट, जैसे ये आंसर है, जैसे इसी को मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, अगर अब ये इसमें पावर कुछ नहीं है, यही आंसर आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो देखो पावर यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपको ये याद रखना जब भी आप लेफ्ट जाओगे तो पावर 10 की पावर इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? पावर इंक्रीज करेगी। अब जितने पॉइंट जाओगे उतने पावर लगा देना 10 की पावर में। तो देखो 1 2, तो आ गया 4.8767, 10 की पावर 2। आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका हो गया ऐसे। अब इसी वे से अगर आप जाते हो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जैसे कि इसमें गए, 0 पॉइंट कितना आ गया आपका? 0.046। तो आप इसमें देखोगे क्या हो गया, आप गए इधर से 2 पॉइंट शिफ्ट इधर किया, तो 4.6, 2 पॉइंट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर 10 की पावर 6 थी और ये 10 की पावर -2 आ जाएगी। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में पावर एक्सपोनेंट बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है भाई? प्लस हो जाती है। तो ये 6 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 4। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। समझ गए मेरी बात? तो ये आपको पावर वाली चीज समझ आ गई होगी कि जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पावर को इंक्रीज करते जाना है प्लस में, और जब राइट हैंड साइड हम जाएंगे तो पावर को माइनस में करना है। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ इसके मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन जो पॉइंट वाला कर दो, सिंपल सॉल्व, सिंपल। जैसे 5.6 619, ये आ गया 38.64। अब दूसरी चीज, यहाँ 10 की पावर 5 है, 10 की पावर, ये भाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, हो गई। अब देखो ये साइंटिफिक में नहीं है, तो हमने एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, किया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, तो एक पावर इसकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, 10 का 13 से 14 हो गई। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज होगी। इसी तरीके से डिवाइड में करोगे तो डिवाइड वाली चीज कर लेना। तो ये डिवाइड में किया तो हमारा 0.49 आया, तो ऑब्वियसली 10 की पावर देख रहे हो -3 है। अब ये ऊपर जाएगा तो देखो डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस, तो हमने माइनस करा, 10 का -7। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, अब यह आप जानते हो यहाँ पर कि ये पॉइंट हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो पावर क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे। तो 10 की पावर -7 में -1 कर दो, कितना आ गया? 10 की पावर -7। तो आप ये समझ गए होगे साइंटिफिक नोटेशन। बस एक एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप करते हो तो पावर आपकी अगर डिफरेंट होती है, पावर आपकी डिफरेंट होती है तो उसको सेम करना होता है पहले। जैसे कि यहाँ 2.5 है, साइंटिफिक नोटेशन में ये भी है, डायरेक्ट माइनस मत करने लग जाना, क्योंकि इसमें पावर सेम होगी तभी होगा। जैसे यहाँ देखो आपने 10 का -2 है, या तो इसको 10 की पावर -2 कर लो, या तो 10 की पावर 2 को 10 की पावर -3 कर लो। जैसे इसमें 4.8 को 10 का -3 को 10 का -2 किया है, तो इसने क्या किया? एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया। तो एक पॉइंट देखो 4.8 में एक पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ एक किया तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 1, तो 10 का -2 आ गया। बात समझ में आ गई? अब दोनों पावर सेम हो गए तो वो कॉमन आता है, पावर कॉमन आ गया, तब ये माइनस हो जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस पे आपको यही ध्यान रखना है, पावर पहले सेम करनी है। सेम करने के बाद फिर आपका आंसर जो भी आए, अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आ रहा है तो उसको पॉइंट शिफ्ट करके ला दो, ये तो डायरेक्ट इसमें इस तरीके से ला दो। तो आप समझ गए होंगे साइंटिफिक नोटेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के पास।
ठीक है, तो भाई देखो सिग्निफिकेंट फिगर है अगला, ठीक है। तो इसमें आप बस इतना जान लो कि जो अनसर्टिनिटी रहती है ना एक्सपेरिमेंट करने वक्त, अनसर्टिनिटी मतलब कि कुछ भी हम मेजर करते हैं, जैसे कि वो आपका पॉइंट में आता है, जैसे कि एक होती है सर्टन, जैसे कि 25 kg, जैसे कि आपका एग्जांपल दूं 286 सेंटीमीटर है, जो एकदम नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब 1 2 3 4 5 जैसा नेचुरल नंबर होता है सिंपली, जिसमें पॉइंट नहीं होता, तो वो है आपके सिग्निफिकेंट। और जो पॉइंट में ऐसे आ जाते हैं वो है आपके अनसर्टेन, जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं सिंपली कहूँ तो। अब इसमें आपको मैंने साफ साफ इसमें एग्जांपल भी रखा है, ये आपका सर्टेन है, ये आपका अनसर्टेन है, तो यही आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं वो आप देख लो, जैसे कि आपका अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर ही समझ लो, तो वो आपका होगा एक तरह से सिग्निफिकेंट, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर किसका होगा, जो अनसर्टेन होता है। तो जैसे कि ये 0.67 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई, दो, ठीक है। सबसे आसान, सबसे सिंपल। अब रूल नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट से नहीं देखना, अब इसमें ये देखना है कोई भी जो नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो मतलब यही समझ लो जो कि नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर के बाद जो भी जितने भी जीरो होंगे, नेचुरल नंबर के पास जितने भी जीरो होंगे, ये तो पता चल गया कि पॉइंट वाले होते हैं, फर्स्ट थिंग पता चल गया पॉइंट वाले होते हैं सिग्निफिकेंट। अब उसमें देख लो पॉइंट में, पॉइंट में अगर नॉन जीरो नंबर है उसके बाद कहाँ पर कितने जीरो है, तो उसी से पता चलता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे इसमें देखो नॉन जीरो के बाद एक ही जीरो है, ठीक है। अब नॉन जीरो 5 ही है, पहला तो यही है, तो पहला नॉन जीरो नंबर देखना है, ठीक है। उसका देखो 1 2, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, समझ गए। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे कर देता तो मैं इसको पकड़ता, अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। किस केस में, जब आपको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर के लिए पॉइंट में ऐसे होता है, जब आपका नॉन जीरो हो और ऐसे जीरो हो आगे, ठीक। अब एक चीज और देख लो कि अगर आपका पॉइंट में ऐसे दे रखा है, ठीक है, तब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर जीरो ही हो जाता, तब तो नहीं होता, मगर ऐसे बीच में जीरो आते हैं तो सबको काउंट करेंगे, जैसे 2 पॉइंट, ये 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये बस आपको पता करने के लिए पूछा जाता है। अब इसी तरीके से 0.200 है, तो इसमें आप देखोगे कि आपको इस वाले को काउंट करना है, ये वाला नहीं काउंट होगा क्योंकि इधर तो नॉन जीरो ही नंबर होगा, तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब ये वाले में देखोगे तो ये वाले में यहां से काउंट करोगे, क्योंकि देखो ये पॉइंट में है ना पूरा, तो 1 2 3 4, समझ गए मेरी बात। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देख लो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होता है, देखो सिंपली कोई भी पॉइंट में नंबर है, जैसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो कर लो, जैसे इसमें करोगे तो देखो ये आपका 1 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये इसके इधर होगा, यह 1 होगा, और यहाँ पे 0 0 0। अब इसको ऐड करोगे 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 8 2 10 और 1 ये 11, और ये 3, तो ये आपका थर्ड ये आ गया भाई, समझ में आ रही है बात। अब इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, तो सबसे पहले बस इसमें एक बेसिक सी चीज याद रखनी है आपको, कि सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको देखना होता है। अब इसमें देख लो 1 2 3 4 5 है, इसको नहीं देखना, 1 2 3 4 5 है, इसको भी नहीं देखना, ठीक है। अब अच्छा, इसमें तो ये जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, ठीक है, ये आपका इतना ही था मेरे ख्याल से, है ना। तो आप इसमें देख रहे हो सिग्निफिकेंट जो सबसे कम है, लीस्ट है वो, तो इस वाले में आपको देख रहे हो यहाँ पर क्या है आपका 18 के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट, तो आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ जो नंबर है नंबर के बाद एक ही तक रखोगे इसको, ये 2 2 आपको हटा देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ना कि ये, ठीक है। अब ये वाला जो आंसर डायरेक्ट आया है, मल्टीप्लीकेशन और बता देता हूँ, फिर आपको अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा जिसके थ्रू आप आंसर एग्जैक्ट लाओगे जो कि आपको चाहिए होता है, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन के मेथड बताता हूँ कैसे करोगे। लेट्स से कि आपका आंसर जो आया है वो आया है आपका, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, ठीक है। लेट्स से कि आप एज्यूम करो कि आपका आंसर ये आया है, ठीक है,
और एक आंसर आपका ये आया है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना और एक आंसर आपका ये आया है। चार केस मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब इस चार केस को कैसे करोगे, देखो आपने अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा होगा, जैसे कि आपको इसका आंसर जो है ना 7 पॉइंट यहाँ पे एक ही डिजिट में फिर लाना है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको पता है कि भाई ये 67 किसके पास पड़ेगा, 70 के कि 60 के, तो ये 70 के, तो यहाँ 7 लिख दोगे। अब इसको भी और करना अप्रोक्सीमेशन, तो आपका 6.67 किसके पास पड़ेगा, 70 के, फिर की आपका 70, तो इसका आंसर इस तरीके से आप अप्रोक्स करोगे, ठीक है। इसी वजह से अगर आपका ये कम रहता है, जैसे 664 है तो ये 64 है, तो 60 के पास है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। अब यहाँ पर ये 66 किसके पास पड़ रहा है भाई, ऑब्वियसली 60 के पास तो नहीं, 70 के पास, तो इसका आंसर आपका ये आ गया। तो इससे आपको बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो आपका लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से कम होगा तो वो पीछे की तरफ जाता है, मतलब 10 का गैप लेते हैं, 60 70 ऐसे करके, ठीक है। या अगर इतना ही पूरा लेना है तो 100 का गैप ले लो, जैसे 64 100 के पास पड़ेगा, ठीक है, मतलब 600 के पास पड़ेगा कि 700 के पास, ऐसे कर लो, जैसा आपको समझ आए, एक एक करके कर लो या वैसे करके कर लो। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर वो 5 से ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब 60 से 70 या 70 से 80, ठीक है, हो गया। तो देखो भाई ये वाले का तो आपको पता ही है। अब बस बात आती है कि आपका लास्ट डिजिट अगर 5 हो, ये तो बीच में आ गया, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि अगर आपका लास्ट डिजिट के बाद चेक करना होता है उसका अगला डिजिट, अगर वो इवन है तब तो आप पीछे चले जाओगे, 25 है ना, तो 25 20 और 30, तो किसकी तरफ चले जाओगे, 20 की तरफ, तो यहाँ 62 लिख दोगे, ठीक है। अगर आपका ये ऐसा है जैसे 35 है, ये आपका क्या है, ऑड, क्या है भाई, ऑड, तो ऑड में क्या लिख दोगे भाई, 35 और इधर 40 और इधर 30, तो किधर जाओगे, 30 की तरफ नहीं, 40 की तरफ, क्या लिख दोगे, 64। तो बस आपको यह देखना है अगर 5 होगा और उसके अगला डिजिट चेक करना है, ऑड होगा तो आगे बढ़ जाओगे, इवन होगा तो पीछे आ जाओगे, और बाकी आगे और पीछे तो मैं बता ही चुका हूँ इसमें, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। तो अगले वाले में आपको बताऊंगा मैं लॉज, केमिस्ट्री में जो लॉज यूज होते हैं, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट जो कि 11th का मेन पार्ट है।